हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 14 अगस्त की करंट अफेयर्स की क्लास। इसमें हम 14 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उन सबको हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी क्लास। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है। देखिए आप सभी को पता है कि भारत की जो इस बार की परफॉर्मेंस है, मतलब खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, परंतु जो ओवरऑल इंडेक्स है उसमें हमारे पास एक भी गोल्ड नहीं आया है, और जिसकी वजह से हमारी रैंक काफी पीछे हो जाती है। और भारत का इसमें 71 यानी 71वां स्थान भारत ने इस इंडेक्स में प्राप्त किया है। ठीक है, जो काफी पीछे है। और आपको पता ही है कि भारत ने इस ओलंपिक में केवल 1 सिल्वर जीता है और 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं। जबकि दूसरे देशों की बात करें तो इसमें टॉप किसने किया है, आपको पता ही है। टॉप किया है इसमें अमेरिका ने, जिसने उसमें 40 गोल्ड जीते हैं। अमेरिका ने 40 गोल्ड इसमें जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं, और इसमें 42 यानी 40 तो पकड़ ही गया है ये, 42 इसने ब्रॉन्ज मेडल के साथ 126 मेडल जीते हैं, और अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है। ठीक है, पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है, ये अमेरिका है। और दूसरे स्थान की बात करते हैं, दूसरा स्थान हासिल किया है आपका चाइना ने। चाइना ने भी इस ओलंपिक में 40 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 24 इसमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 91 मेडल लेकर चाइना इसमें सेकंड पोजीशन पर रहा है। ठीक है, थर्ड पोजीशन की बात करती हूँ तो थर्ड पोजीशन आपकी किसने ली है, आपको पता है। थर्ड पोजीशन लेकर गया है आपका जापान। जापान ने इस ओलंपिक में 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 उसने सिल्वर मेडल जीते हैं, 13 इसमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 45 मेडल इसमें जापान ने जीतकर, तो आपको पता ही है, तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहला अमेरिका हो गया है, दूसरे स्थान पर आपका चाइना है, और तीसरे स्थान पर आपका जापान है। इंडिया ने क्या किया है, आपको पता है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है, इंडिया में गोल्ड एक भी नहीं आया है इस बार। एक तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, 5 भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 6 मेडल के साथ। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, 6 मेडल के साथ भारत इसमें 71 यानी 71वें स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कवर करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए कैबिनेट सचिव जो बनाए गए हैं आपके, ये बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, जो हमारे कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं ये आपके टीवी सोमनाथन जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। और इन्हें जो नियुक्त किया गया है, राजीव गोबा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो नियुक्त थे, वो थे राजीव गोबा, और अब हैं हमारे टीवी सोमनाथन। 30 अगस्त से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है ये 2 वर्षों तक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, इनका निधन हो गया है, ये किस राज्य से थे। तो ये जो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह थे, ये आपके संबंधित थे राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में कहां से थे, राजस्थान के भरतपुर से ये संबंधित थे। और 95 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में इनका जो है निधन हुआ है। और ये कांग्रेस से संबंधित थे, कांग्रेस के ये नेता थे। ठीक है, ये क्या है, इन्हें अवार्ड मिला है 1984 में पद्म भूषण इन्हें मिला था। और इनकी ऑटो बायोग्राफी इन्होंने जो है वो लिखी है, उसका नाम है वन लाइफ इजंट इनफ। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइफ इजंट इनफ। अगले प्रश्न को देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन सा इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी में टॉप पर है या उसकी क्या रैंक है। तो आपसे पूछा गया है ओवरऑल कैटेगरी में जो भारत का सर्वोच्च संस्थान है उसका क्या नाम है। तो देखिए उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास को जो है इन्होंने फर्स्ट रैंक दी है। ठीक है, अब देखिए किसने दी है ये रैंक, ये दी है NIRF ने, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इन्होंने ये रैंकिंग जारी की है। तो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो रैंकिंग जारी की गई है 13 कैटेगरी में ये जारी हुई है। कितनी कैटेगरी में,
13 टोटल 13 कैटेगरी हैं। जैसे कि एक तो सबसे पहले है ओवरऑल। ये ओवरऑल का मतलब है जिसमें सभी इंक्लूड हैं। एक कैटेगरी है यूनिवर्सिटीज यानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं। फिर है मेडिकल कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, मैनेजमेंट की कैटेगरी अलग है, लॉ, आर्किटेक्चर, कॉलेज की कैटेगरी अलग है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कैटेगरी अलग है, फार्मेसी अलग है, डेंटल अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, एलाइड सेक्टर्स एंड इनोवेशन। देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं, सबकी इन्होंने अलग अलग रैंक इन्होंने जारी की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी में जो प्रथम स्थान हासिल किया है वो है आईआईटी मद्रास। दूसरा स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगली बात आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे थर्ड स्थान पर है, आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर सेकंड स्थान पर। अब टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है, पहले स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देखिए ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है ये अपना कहीं ना कहीं प्लेस जरूर रखता है। ये हमेशा किसी ना किसी श्रेणी में इसका नाम आता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। अब आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, फिर है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। अब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं। ये है आईआईटी मद्रास, इसको बेस्ट का दर्जा दिया गया है इंजीनियरिंग में। टॉप मैनेजमेंट में दिया गया है आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है। अब मेडिकल में देख लेते हैं, टॉप मेडिकल में कौन है? ये है एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं एम्स और फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स नई दिल्ली को इन्होंने मेडिकल कैटेगरी में प्रथम स्थान दिया है। डेंटल में यानी दांतों का जो इंस्टीट्यूशन है, दांतों के लिए जो इंस्टीट्यूशन है शिक्षा देता है या पढ़ाई होती है, उसमें स्थान मिला है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई में ये है। रिसर्च में किसे स्थान दिया गया है? आईआईएस बेंगलुरु को देख लीजिए, बेंगलुरु का स्थान जरूर कहीं ना कहीं ये कवर करता है। आगे लॉ, लॉ इंस्टीट्यूट में बेस्ट कौन गया है? ये भी बेंगलुरु का है, ये है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और टॉप कॉलेज की बात करें तो ये है हिंदू कॉलेज दिल्ली, ये दिल्ली में है। ठीक है। अब एनआईआरएफ की बात कर लेते हैं यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है? ये फ्रेमवर्क वो है जो देश भर में जो संस्थान है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनको रैंक देता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 से और ये रैंक किसके अंदर ये आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, आप देखते हैं प्रश्न को कवर करते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम किस दिन मनाते हैं? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये दो कैटेगरी हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एक होता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, आपको पता ही होगा राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, उस दिन हम इसे राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं। परंतु आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम किस दिन मनाते हैं, तो हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 अगस्त। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल को याद रखना है, दोनों ही हम 12 को मनाते हैं, लेकिन 12 जनवरी को तो मनाते हैं राष्ट्रीय और 12 अगस्त को मनाते हैं हम इंटरनेशनल यूथ डे। तो इस बार जो इंटरनेशनल यूथ डे है, इसकी थीम क्या रही है? थीम रही है सॉरी थीम रही है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और देखिए इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, इतिहास क्या रहा है आपको पता है। वर्ष 1999 में यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने की घोषणा की थी और सन 2000 से हम इसे कंटिन्यू मना रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के जो युवा हैं उनके सामने आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको पहचान कर उनका समाधान करना, उन्हें सशक्त बनाना और देश की प्रोग्रेस में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और 12 जनवरी भी याद रखिएगा, ये हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो पॉल कागामे की बात हो रही है, इन्होंने शपथ ली है रवांडा के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, अभी ये शपथ किसने दिलाई? वहां के मुख्य न्यायाधीश फास्टिन नेजिलियाओ ने इन्हें शपथ दिलाई। रवांडा आपको पता है मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है और यहाँ की जो राजधानी है वो है किगाली। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला केरियारा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो ये हैं, आपको पता है, ये हैं शाहरुख खान। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड शो आपका स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। इसका नाम है अवार्ड का पार्डो अला कैरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन अवार्ड। ये थोड़ा लंबा नाम है इसका, परंतु एक बार पढ़ेंगे 1-2 बार तो याद हो जाएगा। शाहरुख खान को इससे सम्मानित किया गया। हिंदी मूवीज में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ और 1946 से ये चल रहा है। 1946 में इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईएसीसी द्वारा पहला आईएसीसी एमएसएमई सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया है? तो देखिए, ये खोला गया है आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात में ये खोला गया है। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में इसे खोला गया है। ठीक है, अहमदाबाद में इसे खोला गया है। और आईएसीसी एमएसएमई जो सेंटर है, इसको गुजरात की अमेरिका कंपनियों को एक दूसरे के साथ ये जोड़ेगा, जिससे भारत एमएसएमई उत्पादों को एक बाजार मिलेगा और साथ ही जो नई टेक्नोलॉजी है उनमें भी सहायता मिलेगी। उद्देश्य क्या है? छोटे और मध्यम जो व्यवसाय हैं उनको मजबूत बनाना, ताकि वे दुनिया भर के बाजार में मुकाबला कर सके। और आईएसीसी क्या है? इंडियन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये है, और भारत अमेरिकी आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र जो है वो किस देश से संबंधित है? क्षेत्र का नाम है कुर्स्क क्षेत्र। ये चर्चा में रहा है और ये संबंधित है, आपको बता दूं, रशिया से। ठीक है, रशिया से ये संबंधित है। देखिए, रूस ने यूक्रेन की ओर से बड़े पैमाने पर घुसपैठ बताई है कि कुर्स्क क्षेत्र में इन्होंने संघीय स्तर पर जो घुसपैठ बहुत ज्यादा कर दी है यूक्रेन ने, और इन्होंने आपातकाल की घोषणा करी है कुर्स्क क्षेत्र में, रशिया ने। और ये पूर्वी यूरोपियन मैदान के मध्य भाग में ये स्थित है, जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। नीपर और डॉन नदियों के बेसिन जो क्षेत्र हैं वो इसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। महिलाओं की कबड्डी लीग अब चलेगी और ये पहली वैश्विक कबड्डी लीग होगी, और ये कहाँ होगी? ये होगी आपकी हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में ये आयोजित की जाएगी। और बड़ी बात है, ये वर्ल्ड की पहली पहली जो है आपकी वैश्विक महिला आपकी कबड्डी लीग होगी। ठीक है, और इसमें 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगी। ग्लोबल कबड्डी लीग का जो आयोजन है इसमें हिप्सा और वर्ल्ड कबड्डी द्वारा ये किया जाएगा। हिप्सा मतलब होलिस्टिक इंटरनेशनल ओवरसीज स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और वर्ल्ड कबड्डी द्वारा ये संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को प्रमोट करना, यानी कबड्डी को एक नई पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है। और आगे चल के भविष्य में इसे ओलंपिक गेम्स में शामिल किया जाएगा, और 2036 ओलंपिक की होस्टिंग के लिए भारत की दावेदारी मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो देखिए, अभी तक जो उम्मीद है वो ये है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तो 2036 में जो ओलंपिक खेल हैं उनकी जो मेजबानी है वो भारत करेगा। परंतु यदि सब सही सलामत रहता है तो ये ऐसा होता है, यदि किसी देश की जो परिस्थितियां हैं अच्छी होती हैं तो वो हो जाएगा, और कुछ ना कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं तो ये पोस्टपोन कर दिया जाता है, किसी और देश में आयोजित होता है। ठीक है, अच्छा, चलिए, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में साथियों इतना ही। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।